नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री विसाहुलाल सिंह जी। विसाहुलाल जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। विसाहुलाल जी, जिस प्रकार से अगर हम जीवन की मूलभूत ज़रूरतों को देखें तो रोटी, कपड़ा और मकान, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, ज़रूरतमंदों को आवास, ज़रूरतमंदों को राशन भी दे रही है। एक बहुत अन्नोत्सव किया आपने, उसके पीछे क्या सोच थी, क्या ज़रूरत पड़ी कि इतने बड़े स्तर पर लोगों को ये राहत पहुंचाई जाए? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का उद्देश्य है कि देश में रहने वाले गरीब किसी हालत से भूखा न रहें जी। और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने ये कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझसे कि आप किसी भी गरीब को भूखा न रहने दें और विभाग में इस ढंग की व्यवस्था करें कि सबको राशन उपलब्ध हो जाए। जी। तो पहले मैं राशन के बारे में ही बात करूंगा, फिर दूसरा मुद्दा पे आपसे चर्चा करूंगा। मनुष्य की सबसे आवश्यकता भोजन है। भोजन पहली आवश्यकता, पहली आवश्यकता। तो भोजन के दृष्टि से हमने पूरे प्रदेश में 1,15,00,000 परिवारों को चिन्हित किया। जी। और 1,15,00,000 परिवार में कितने ऐसे गरीबी रेखा के नीचे हैं जिनको राशन की पात्रता है। हमने सर्वे करा के 4,90,00,000 लोगों का पात्रता पर्ची जारी किया। जी। और 7 तारीख को पहली बार पूरे मध्य प्रदेश में हर दुकानों में हमारे 25,435 दुकानें राशन वितरण का। जी जी। तो हमने 100 हितग्राहियों को बुलाया, वहाँ पे बाकायदे फंक्शन किए और फंक्शन करके उनको टीका किए गरीबों का। गरीब लोग भी बड़े ढोल धमाका लेके वो अन्न उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया। तो इस तरह पहली बार हमने गरीबों को थैला में भर के 10-10 किलो के थैला लेके उसमें भरा और जितने गरीब आए उनका हमने स्वागत किया, उनको टीका लगाया और धूमधाम से राशन वितरण का काम किया। हमारी सरकार की माननीय शिवराज सिंह जी की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीबों को खाना देना है। मुझसे बार बार कहते हैं कि आप एक काम करो कि गरीब की थाली कभी रहे न खाली। तो इसी उद्देश्य को लेकर हमने गरीबों का राशन वितरण का काम किया है। और हमें दूसरा निर्देश परसों ये भी प्राप्त हुआ है कि प्रत्येक 7 तारीख को, जिस ढंग से 7 तारीख को हमने अन्न उत्सव मनाया है, अब हम 7 तारीख को कंटिन्यू जो भी महीना आए फिर उसी ढंग से कार्यक्रम करके गरीबों को राशन वितरण करेंगे। तो प्रति माह जो प्रति माह जो मिलता है राशन तो हम दे रहे हैं जी, पर उनको एहसास हो कि सरकार हमारे लिए राशन वितरण का काम कर रहा है जी। तो 7 तारीख को पुनः मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि जो भी हैं उनके उपस्थित में फिर राशन का हम वितरण काम करेंगे। इसलिए कि लोगों को कोई कभी क्या होता है कि कम दे देता है राशन, तो ये न रहे कि राशन कम मिले। तो ये काम प्रत्येक 7 तारीख को होगा। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम था जी। दूसरा आपने कहा कि रोटी की व्यवस्था तो हो गई। दूसरा है पानी। अगर हम रोटी खाते हैं तो पानी अगर नहीं होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है जी। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ निर्देश दिया है सरकार को कि हर घर में नल की टोटी से पानी आप दीजिए जी। तो हमारा अभियान ये चल रहा है पानी का। हम 2024 तक प्रदेश के कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा जिसके घर में हम नल से पानी नहीं देंगे। सबको, चाहे हमको बोरिंग करना पड़े, चाहे नदियों से पानी सप्लाई फिल्टर करके करना पड़े या बांधों से, तो 2024 तक पूरे देश में, प्रदेश में हम पानी की व्यवस्था करेंगे। तीसरा चीज़, पानी हो गया, खाना हो गया। अगर घर नहीं है तो फिर पानी और ये खाना से क्या मतलब जी। तो हमारा तीसरा मुख्य काम ये है कि 2024 तक जितने भी झुग्गी झोपड़ी गरीब टाइप के लोग रहते हैं
जो कच्चे घर में रहते हैं। तो 2024 तक सबको हम पक्की घर बना के गरीबों को उपलब्ध कराएंगे। तो 3 हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जैसा आपने कहा कि ये प्राथमिकताएं लोगों के जीवन की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हैं, लेकिन कांग्रेस आपकी इस प्राथमिकता को कह रही है कि ये वोट बैंक को जुगाड़ने की प्राथमिकता है। अगर हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं तो दूसरी पार्टी क्या कह रहा है उससे हमसे मतलब नहीं। वो भी कुछ काम करें, हमारे साथ मिलकर लोगों को राशन दिलाएं, हमारे साथ मिलकर पानी दिलाएं, हमारे साथ मिलकर घर दिलाएं। तो ये काम उनको करना चाहिए। इसमें कौन सा अगर पानी दे रहे हैं तो राजनीति है, अगर हम अन्न दे रहे हैं तो राजनीति है, अगर घर दे रहे हैं तो राजनीति है। ये तुच्छ मानसिकता की प्रतीक है उन लोगों की। इस टाइप की मानसिकता है उन लोगों में। कोई अगर देश में अच्छा काम है तो उनको सहयोग करना चाहिए। अभी विधानसभा का सत्र, जी वही प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। वो कह रहे हैं विधानसभा पे सरकार जो है जवाब देने से बचना चाहती थी, इसलिए सरकार। विधानसभा चलने के पहले एक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है। मैं भी मेंबर हूँ, कमलनाथ जी भी हैं, शिवराज सिंह जी भी हैं और मंत्री हैं 2-4 और जो सीनियर हैं। वहाँ पे दोनों पार्टी तय करते हैं कि हमको 4 दिन अगर विधानसभा चल रहा है तो कौन कौन मुद्दा उठाया जाएगा। कार्य मंत्रणा समिति में तय हो गया और उसी मुद्दा के हिसाब से विधानसभा में प्रश्नकाल होता है, कोई मांगे होती हैं, कोई डिबेट होता है, सब वहाँ होता है। तो जो वहाँ पास हुआ था, एक भी मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखा। सिर्फ आदिवासी दिवस के बारे में बात करने लगे, कहीं वो बेचारी महिला लड़की के बारे में बात करने लगे। तो पूरा समय तो इसी में बिता दिए। भाई जब कार्य समिति में तय हो गया, कार्य मंत्रणा समिति में आप लोग सब थे, सब लोगों ने उसको सर्वसम्मति से स्वीकृत किया, तो उनको ये बातें रखनी चाहिए। ये बातें तो नहीं थी उसमें कि कोई बेचारी के बारे में दिन भर हो करते रहो, कहीं आदिवासी दिवस के बारे में करते रहो। तो ये तो गलत बात है, अच्छी परंपरा नहीं। वो आदिवासियों के विरोधी मानसिकता का प्रतीक बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। वो कह रहे हैं कि आप ओबीसी के मसले पर भी उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। और कमलनाथ जी की सरकार थी तो 14 से 27% आरक्षण करने में उनको समय नहीं लगा। कमलनाथ जी एक भी बार अगर हाई कोर्ट में केस किया तो इनकी वकील पर भी करना चाहिए ना। 15 महीने की इनकी सरकार रही, कोई इनके ओर से खड़े नहीं हुआ। एडवोकेट जनरल होते हैं हम लोग जो नियुक्त करते हैं, उनको इसकी बात रखनी चाहिए, तो उस पर तो चर्चा नहीं किया। आदिवासी विरोधी काहे को? आदिवासी हमने साफ ऐलान किया था कि प्रदेश में अगर कोई आदिवासी विश्व दिवस मनाना चाहता है तो अपना मनाए, उसमें हम किसी को बात नहीं किए थे कि न मनाओ। जिसको ड्यूटी आना है तो आओ, जिसको नहीं आना है तो न आओ। तो ये तो स्वैच्छिक था और इस हिसाब से काम हुआ। हम कौन सा विरोधी काम कर दिए? अगर हम कहते कि नहीं भाई टोटल बैन, तब तो आदिवासी विरोधी होता, तो बैन तो किए नहीं। तो ये सब गलत बात। कांग्रेस अब पिछड़ा वर्ग, जनजाति, सवर्ण, तमाम सारे जातिगत पहलुओं पर संभावनाएं खोज रही है कि कहीं ना कहीं उनका उसे समर्थन हासिल हो जाए। आपको क्या लगता है कि ओबीसी की बात करना, कभी अनुसूचित जाति की बात करना, कभी अनुसूचित जनजाति की बात करना, कभी अल्पसंख्यकों की बात करना, ये लगातार इस प्रकार की बातें कांग्रेस क्यों करती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जब कमलनाथ की सरकार थी, हम लोग भी विधायक थे, कमलनाथ ने पहली बात ये कहा था कि जो आदिवासी भाई जंगल के ज़मीन में काबिज है उनको हम पट्टा देंगे। जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक आदमी को पट्टा मिला? आज तक पट्टा उनको मिला? ज़मीन का मालिकाना हक मिला? नहीं मिला। दूसरा, इन्होंने ये भी कहा था कि आदिवासियों को जो देवी देवता होते हैं गांव के बाहर, वहाँ पे हम चबूतरा बनाएंगे, सेट बनाएंगे और उसका निर्माण करेंगे। एक भी सेट का निर्माण हुआ नहीं किए। तीसरी बात, इन्होंने ये भी कहा था कि पूरे आदिवासी परिवारों को खाना बनाने के लिए 25,000 रुपया देंगे, वो भी नहीं दिए। और किसानों की कर्जा की बात थी, शादी ब्याह की बात थी। शादी ब्याह में इन्होंने घोषणा किया था कि अगर कोई लड़की का शादी होगा तो 51,000 रुपया देंगे, वो भी नहीं दिया।
तो आदिवासी विरोधी तो ये लोग हैं, हम थोड़े हैं आदिवासी विरोधी। हम अब 25,000 रुपया दे रहे हैं, उनका पट्टा दे रहे हैं ज़मीन का, उनको शादी का पैसा दे रहे हैं, ज़मीन का पट्टा दे रहे हैं। तो जो नहीं कर पाए उनको करना चाहिए 15, कौन रोका था उनको। जी, जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार गई, निश्चित रूप से आप जैसे वरिष्ठ जनों को दरकिनार करना उन्हें महंगा पड़ा, लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जनता के बीच में जाकर दोबारा से चुनाव लड़के जीत कर आ गए, जनता की मोहर लग गई, बावजूद इसके आज तक वो ये कहते हैं कि खरीदे गए। जनता के पास आप जाके जनमत लेकर आए हैं। कमलनाथ जी को उपचुनावों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो अभी भी ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करके बनी हुई है सरकार। देखिए, आप ये बताओ, कमलनाथ जी और मैं 1980 में सांसद बने, 1980 में विधायक बना, जी, एक साथ आए ना राजनीति में। इंदिरा जी ने उनको छिंदवाड़ा से टिकट दिया तो सांसद बन गए, और मुझे यहाँ टिकट दी इंदिरा जी ने तो मैं विधायक बन गया। तो 80 से लेकर आज तक हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। रही सवाल 40 साल 45 साल में, कमलनाथ जी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी उनको अच्छी तरह से जानता हूँ जी। पता नहीं किसी के बारे में कहते हों, मेरे बारे में कभी भी इस तरह की आरोप नहीं रहा। मैं माइनिंग विभाग का मंत्री रहा, PWD था, ऊर्जा था, पशुपालन था, मेरे पास 5-6 विभागों का प्रभार रहा, और बड़े धैर्य के साथ मैं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर उन मंत्री काल में एक भी आरोप न किसी ने लगाया न सिद्ध हुआ। जी, सिद्ध होना तो दूर था, आरोप लगा दे तब सिद्ध होता। तो उस समय तो कोई सिद्ध नहीं लगाया, न कमलनाथ लगाया न दिग्विजय सिंह लगाया। अब जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया हूँ, तो अगर आरोप लगाते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि क्या। 4 दशक का एक बड़ा सफल राजनीतिक जीवन, एक पार्टी में 4 दशक देना और फिर एक ऐसा डिसीजन लेना बहुत मुश्किल रहा होगा। मतलब मैं उन क्षणों को खुद भी कैसे महसूस करूं कि जिस चीज़ को आप 40 सालों तक अपने सीने से लगाए रहो, अचानक उसको छोड़ना पड़े। क्या क्या परिस्थितियां बनी थी सर? आप मुझसे बताइए, आज तक 40 साल में अगर मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो मंत्रिमंडल के गठन में मुख्यमंत्री बनता है। कांग्रेस के टाइम में उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए, इसके बाद कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए, फिर राज्य मंत्री भी बनाया गया, उप मंत्री भी बनाए गए, संसदीय सचिव बनाया गया। कमलनाथ जी के पास इतना कौन सा प्रेशर था, न राज्य मंत्री बनाए, न उप मंत्री बनाए, न इकट्ठा सबको कैबिनेट मंत्री बना दिए। जी, पहली बात तो ये बताओ कि आज तक ऐसा कभी हुआ? आप लोग तो पुराने लोग हो, तो क्या प्रेशर रहा कि आपने सबको कैबिनेट मंत्री बना दिया? दूसरी बात, एक बार 2 बार के जो विधायक जीते थे उनको आपने सबको मंत्री बना दिया। हम 6-7 साल से विधायक रहे, हमारे कौन सा कमी था कि आप मंत्री नहीं बनाए? इससे साफ जाहिर होता है, चूंकि हमको मंत्री इसलिए नहीं बनाए कि हम आदिवासी थे, तो आदिवासी विरोधी तो वो थे, अपने रिश्तेदारों को बना दिए, अपने लड़कों को बना दिए, किसी को बना दिए, और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। और हम जो ही भारतीय जनता पार्टी में आए तो तत्काल कैबिनेट मंत्री बन गए। तो ये बात तो मैंने राजीव जी से भी कहा, इंदिरा जी से भी, सोनिया जी से भी कहा। सोनिया जी ने, राजीव जी ने कहा कि आपके साथ अन्याय हुआ है। कमलनाथ को बुला के बोले कि ये क्या कर रहे हो? राहुल जी कमलनाथ जी को बुला के बोले क्या तरीका? इतने सीनियर लोग जो हमारे दादी के ज़माने से हैं, और उसको आपने किनारे कर दिया। तो पता नहीं इनकी सोच क्या थी। उस पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने का एक और कारण था कि अब न जवाहरलाल जी रह गए, न इंदिरा जी रह गए, न राजीव जी रह गए। उस समय कांग्रेस थी, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनती थी। अब तो अरे गहरे लोग सब नेता बन गए हैं, तो ऐसे में सरकार नहीं चलेगी। मैं तो दावे के साथ कहना हूँ आज आपके माध्यम से, अगले चुनाव में इनके पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, जैसा इनकी कार्यप्रणाली। जी, जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की,
तो 4 दशक का वो लंबा राजनीतिक जीवन, और आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति तरीका क्या अच्छी चीज़ें हैं? आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में क्या एक अनोखा? देखिए, इनमें सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन। कांग्रेस पार्टी में कोई अनुशासन है नहीं। कांग्रेस पार्टी में अनुशासन नाम की चीज़ नहीं। सब अपने आप को नेता समझते हैं। और हम सिर्फ अगर मध्य प्रदेश में हैं तो हमारे नेता शिवराज सिंह जी, BD शर्मा, सुभाष जी हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो हमारे नेता मोदी जी, और इनके यहाँ तो 50 नेता घूमते रहते हैं। तो इसकी बात माने तो इसकी बात माने, इसी में उलझे रहते हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत इन लोगों में यह जी। एक अक्सर एक बात सामने आती थी कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते थे तो विधायकों को समय नहीं मिलता था। तो शिवराज जी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, बतौर शिवराज जी और कमलनाथ जी में आप किसको बेहतर मुख्यमंत्री मानते? देखिए, मैं भी विधायक था उस समय जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। मैं भी था, गोविंद राजपूत भी था, कई लोग थे हमारे साथी, तुलसी सिलावट वगैरह। जब कभी उनसे मिलने जाते थे, सबसे पहला काम, जैसे हमारा चैम्बर है, कुर्सी बना है, तो फट से उठ के इधर आ जाते थे। बताओ 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 क्या काम है? मेरे को इतना समय नहीं है यार, 24 घंटा काम, जाओ जाओ जाओ, फिर बात कर लेंगे। तो हमारी बात को धैर्य से सुनने की क्षमता नहीं थी। तो बहुत लोग तो इस पर नाराज हो गए कि भाई ये सुनते नहीं है, काम करा या ना करा अलग बात। तो एक तो सुनने की क्षमता ही नहीं थी उनमें, इसलिए काफ़ी लोग नाराज़ हुए। और यही कारण था कि हमारे तमाम साथी, करीब 30-35 लोगों ने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की बात करें ना, तो बहुत बड़ा विभाग है, और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको लेकर कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं कि थोड़ा अनाज कम मिला है, या समय पे नहीं मिला है, या गुणवत्ता वाला नहीं था। तो इस सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, सिस्टम को और पुख्ता बनाने के लिए, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी इस तरह के आरोप लगाता है जी। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी गरीब के साथ अन्याय हुआ, चाहे वो राशन वितरण में हो, चाहे ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे ये गेहूं खरीदी या धान खरीदी के मामले में हो, अगर शिकायत आई, मैं जांच कराऊंगा। अगर जो दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने अभी जबलपुर ये बालाघाट में कुछ हमको इस तरह की अनियमितता मिली, 106 लोगों के खिलाफ हमने FIR दर्ज कराया है। अब उनको जमानत के लिए घूम रहे हैं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे गरीबों के साथ अन्याय। जिस प्रकार से आपने कहा कि पूरी तरह से आप केंद्रित हैं, फोकस्ड हैं कि लोगों को जो उनका हक है, अधिकार है, जो राशन है वो उचित लाभार्थी को मिले, तो सिस्टम में और पारदर्शिता बनी रहे। अभी हमारे यहाँ देखिए सिस्टम और चेंज कर रहे हैं जी। वही हमारा ये प्रयास है कि अभी हम दुकान के माध्यम से जो राशन दे रहे हैं, हम कुछ दिन में ये प्रयास कर रहे हैं कि घर घर लोगों को राशन मिले। अब दुकान में जाना ना पड़े। हम एक वैन 2 गांव 3 गांव के बीच में रखेंगे, हाँ, और मोबाइल राशन वितरण। तो राशन लेके जाएगा, उसके घर में राशन पहुंचाएगा झोला में, और उससे रसीद लेगा। उसके लिए हम एक मशीन भी दे रहे हैं। उस मशीन में जो राशन प्राप्त करेगा उसका फ़ोटो आएगा, फ़ोटो उसमें हो जाएगा, उसमें लिख जाएगा कि इतना किलो राशन प्राप्त किया। तो अब राशन वितरण का घपले नहीं, और उसका लिंक हमारे यहाँ से रहेगा। हर व्यक्ति उसको देख सकेगा कि इसको राशन मिला, और कितने लोगों को इस महीने मिला, और कितने लोगों को नहीं मिला। तो अब ना दुकानदार घपला करेगा ना कोई करेगा। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम भी बदल रहा है। जी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश लगातार खरीदी के मामले में अव्वल रहा है, खरीद की प्रक्रिया में किसानों को परेशान ना होना पड़े, मंडियों में परेशान ना होना पड़े, उसके लिए क्या आपके दिशा निर्देश थे? हमने साफ कर दिया था और हुआ भी। अगर आज हम गेहूं किसी किसान का खरीदें तो 4 दिन के अंदर उसके खाता में पैसा जाना चाहिए, और लोगों के पास गया। और कोई किसान ये शिकायत नहीं किया कि साहब हमको पैसा नहीं मिला। हम लोगों से पूछे भी, क्यों भाई आपके खाते में पैसा आया कि नहीं आया? तो सब लोगों ने कहा कि हाँ साहब पैसा आ गया। तो पारदर्शिता से अगर हमने खरीदा तो पेमेंट भी किया। कोई किसान इस संबंध में शिकायत नहीं किया। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो
कहीं ना कहीं इस विभाग के साथ कदम ताल करती हैं, चाहे मार्कफेड की बात करें, अन्य संस्थाओं की, तो एक जुड़ के आपस में काम करें, बेहतर काम करें, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें, ताकि सबका जो डायरेक्शन हो वो एक ही डायरेक्शन में सबकी स्टेप हो। हम तो ये भी चाहते हैं जी कि महिला स्वसहायता समूह, जी आज हम कोऑपरेटिव बैंक के सोसाइटियों के माध्यम से राशन वितरण कर रहे हैं। अगर महिला स्वसहायता समूह भी अगर हमारे राशन वितरण का काम लेना चाहे तो उनको हम दे देंगे। 10 गांव 5 गांव अगर वो करना चाहे तो ले लें, और जो प्रॉफिट हो वो भी ले ले। हम हर उस पे क्विंटल पे उनको अपने कोऑपरेटिव वालों को जो देते हैं हम महिला को देंगे। और यही कारण है कि आज प्रदेश में वन समिति, महिलाओं की जो वन समिति है वो भी अच्छी काम की। अभी गेहूं खरीदने में भी महिला सहकारी समितियों ने भी अच्छा काम किया। और अगर कोई प्राइवेट भी ये काम करना चाहे तो हम उनको राशन उपलब्ध कराएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, आप अपनी सहजता के लिए, और जैसा आप दावे के साथ कह देते हैं, आजकल ऐसे दावे वर्तमान राजनीति में करना बड़ा मुश्किल है कि कोई एक व्यक्ति आरोप लगाया ही नहीं तो उसकी शिकायत और जांच की तो बात दूर दूर की है। तो ये निष्पक्षता बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे, और विभाग आपके कार्यकाल में कुछ ऐसा कर जाए जो उल्लेखनीय हो कि उसके बाद लोग कहें कि आपके कार्यकाल में इस प्रकार के काम हुए थे। तो उस कुछ इस टाइप की अभिनव कुछ योजनाएं आपने सोची? हम ये भी कर रहे हैं। हम इस साल थोड़ा सा हमको दिक्कत इसलिए हुई कि हमारे पास पर्याप्त जो ट्राइबल एरिया वहाँ पे वेयर हाउस नहीं थे। अगर हम धान खरीदे तो हमको कैप में रखना पड़ा जी। अब हम जितने ट्राइबल एरिया आदिवासियों को वेयर हाउस बनाने के लिए ऋण देंगे, और सब्सिडी हम देंगे, बैंक से ऋण दिलाएंगे जी। तो हम चाहते हैं कि जितने ट्राइबल लोग हैं उनके पास पैसा तो रहता नहीं, गारंटी भी सरकार देगी बैंक की, और सब्सिडी भी देगी। आप बनाइए और खुद खरीदो, वहाँ पे भरो, आपको सरकार पेमेंट करेगी। तो इस टाइप के तमाम अभी कार्य प्रस्तावित हैं, बहुत जगह बन भी रहे हैं जी। सिर्फ अपने ही कमरे की सजावट तक नज़र नहीं है, उधर भी मैं देख रहा हूँ जिधर की छत टपकती है। तो हर गरीब की थाली में पर्याप्त भोजन रहे, सर पर छत रहे, 4 पैसे उसके पास रहें, ताकि वो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत ज़रूरतें पूरी कर सके। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप, मध्य प्रदेश के मुखिया की सोच के अनुरूप और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुरूप लगातार काम कर रहा है, पारदर्शिता और स्वच्छता के साथ। सर, जिस प्रकार से आपने इतना समय दिया हमारे साथ समय साझा किया, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत